बुगाटी की स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं है। इटोरो बुगाटी एक सेमी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। इटोरी के फादर कार्लो बुगाटी मिलन सिटी में फर्नीचर और ज्वेलरी डिजाइनर थे। इटोरो का बचपन से ही मशीन्स में बहुत इंटरेस्ट था। जब इटोरी सिर्फ 16 साल के हुए तब उन्होंने एक खराब पड़ी बाइसाइकिल को इजीली रिपेयर कर दिया। जब उनके फादर कार्लो ने ये देखा तब उन्हें अपने बेटे का टैलेंट का एहसास हुआ। सिर्फ 1 साल बाद ही कार्लो ने इटोरी को ट्रिनिटी एंड स्टुची नाम की कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। ये कंपनी स्विंग मशीन्स और बाइसिकल्स बनाने के लिए फेमस थी। जब इटोरी इस कंपनी में गए तब वो सिर्फ 17 साल के थे और बस 1 साल के अंदर ही एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इटोरी ने एक मोटर ट्राइसिकल डिजाइन कर दिया। इटोरी को इस कंपनी में बहुत कुछ सीखने को मिला। अब उन्हें मैकेनिकल डिजाइन और ऑटोमोबाइल्स को और डीपली एक्सप्लोर करने का चांस मिल रहा था। मतलब कार्लो का उन्हें यहाँ भेजना एक परफेक्ट डिसीजन प्रूफ हुआ। कंपनी में काम करते करते इटोरी कार बनाने के हर एक प्रोसेस को डीपली समझ चुके थे। फिर ईयर 1900 में इटोरी ने ट्रिनिटी एंड स्टुची कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कार बनाने निकल पड़े। इटोरी इंजन से लेकर बॉडी पार्ट्स तक ऑलमोस्ट सारी चीजें खुद ही डिजाइन और असेंबल करते थे। उनके डिजाइन इतने एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि उस टाइम एक एक्सपीरियंस इंजीनियर्स भी उन्हें देखकर शॉक हो जाता था। जब डी डिट्रिच नाम की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इटोरी के टैलेंट के बारे में पता चला तब उन्हें तुरंत व्हीकल्स डिजाइनर और इंजीनियर का जॉब ऑफर मिला। कंपनी की फैक्ट्रीज फ्रांस और जर्मनी दोनों जगह थी। इस जॉब के लिए इटोरी को अपना बर्थ प्लेस मिलन छोड़कर जर्मनी जाना पड़ा। यहाँ इटोरी को ऑटोमोबाइल्स के बारे में और भी नए कंसेप्ट सीखने को मिले। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कार रेसिंग में भी पड़ने लगा। ईयर 1903 में इटोरी ने रेसिंग के लिए अपनी दूसरी कार्स बनाई, लेकिन ये कार अपने टाइम से इतनी ज्यादा एडवांस थी कि इसे रेस करने की परमिशन ही नहीं मिली। दरअसल इटोरी ने अपनी कार्स का इंजन और सीट्स दोनों ही काफी नीचे फिट किए थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स के लिए बेटर था। लेकिन उस टाइम के डिजाइनर को लगता था कि कार सीट्स ऊपर ही होनी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि कुछ सालों बाद ऑलमोस्ट हर रेसिंग कार इटोरी की इसी लो सीटिंग टेक्निक को कॉपी करेगी। ईयर 1906 में इटोरी ने दी रेटरिच को छोड़ दिया और ईयर 1907 में उन्होंने बारबरा मारिया नाम की लड़की से शादी कर ली। अब इटोरी अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि एक छोटी और लाइटवेट कार बनाई जाए जो दूसरी कार से फास्ट भी हो और वेट में भी कम हो। इसलिए इटोरी ने अपने घर के बेसमेंट में ही कार बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और यहीं से बुगाटी की असली जर्नी शुरू हुई। इसी साल इटोरी के बेटे जीन बुगाटी का भी जन्म हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इटोरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने अपने सिटी मिलन लौटना पड़ा। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद इटोरी पेरिस चले गए, जहाँ 1915 से 1916 तक उन्होंने रोजनबर्ग ब्रदर्स के साथ एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का काम किया। वॉर खत्म होने के बाद इटोरी फिर से बेल्जियम लौट गए, जो अब फ्रेंच टेरिटरी बन चुका था। अब इटोरी फिर लाइटवेट स्पोर्ट्स कार बनाने लगे। उन्होंने अपने टाइप 13 मॉडल के इंजन को मल्टी वॉल्व इंजन में कन्वर्ट किया और नए टाइप 13 को रिलीज किया। ये कार कई रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन लाई और धीरे धीरे बुगाटी का नाम पूरे दुनिया में फेमस होने लगा। अब इटोरी और उनके बेटे जीन एक और लेजेंडरी व्हीकल बनाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और ईयर 1926 में बुगाटी टाइप 41 रॉयल बनकर रेडी हुई। टाइप 41 के रिलीज के बाद बुगाटी लग्जरी और परफॉर्मेंस के सिंबल बन चुकी थी। धीरे धीरे और भी आइकॉनिक मॉडल्स आए, जैसे फेमस अटलांटिक, मैजेस्टिक रॉयल और टाइप 57G। इटोरी का बिजनेस अब उनके बेटे जीन बहुत एफिशिएंटली रन कर रहे थे, लेकिन जून 1939 में सब कुछ बदल गया। जीन बुगाटी एक कार टेस्ट ड्राइव के दौरान रेसिंग कर रहे थे, तभी उनकी कार क्रैश हो गई और जीन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये न्यूज सुनने के बाद इटोरी पूरी तरह टूट गए, क्योंकि कुछ साल पहले ही जीन के छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया था और अब जीन भी एक्सीडेंट में चले गए। इटोरी किसी तरह इस सिचुएशन से गुजरते ही रहे थे कि तभी जर्मन आर्मी ने पूरे सिटी पर कब्जा कर लिया। इटोरी को अपनी बुगाटी कंपनी बेचनी पड़ी और वो अपनी फैमिली के साथ पेरिस चले गए। इटोरी ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त फ्रांस में स्पेंड किया था, लेकिन उन्होंने कभी फ्रेंच सिटीजनशिप नहीं ली। इसी वजह से वॉर खत्म होने के बाद फ्रेंच स्टेट ने उनकी कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि इटोरी इटली से थे और इटली वॉर में जर्मनी के साथ थी। इसलिए इटोरी पर जर्मन ऑक्यूपेशन सपोर्ट करने का भी एक्यूजेशन लगा। इटोरी ने फ्रेंच स्टेट पर केस किया, लेकिन वो हार गए। सिचुएशन और भी बुरी तब हो गई जब ईयर 1944 में उनकी वाइफ बारबरा की डेथ हो गई। इतना सब होने के बाद भी इटोरी ने गिव अप नहीं किया
उन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया ताकि उन्हें उनकी कंपनी वापस मिल सके, लेकिन अब इटोरी की हेल्थ रैपिडली खराब होने लगी। ईयर 1947 में जब इटोरी 66 साल के हुए तब फाइनली उन्हें उनकी कंपनी वापस मिल गई, पर अब वो कंपनी उनके किसी काम की नहीं थी क्योंकि इटोरी इस वक्त लंग डिजीज से सफर कर रहे थे और उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। और कंपनी वापस मिलने के सिर्फ 10 दिन बाद ही इटोरी बुगाटी की डेथ हो गई। उनकी फैमिली कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर पाई और इवेंचुअली बुगाटी को बंद करना पड़ा। लेकिन बुगाटी की लेगेसी यही खत्म नहीं हुई। बुगाटी एक इटालियन एंटरप्रेन्योर का सपना था जो दुनिया की सबसे फास्ट और लग्जरियस कार्स बनाने के लिए जाना गया। आगे चलकर बुगाटी वेरॉन जैसे हाइपर कार्स ने 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्रॉस की और बुगाटी दुनिया की सबसे आइकॉनिक कार ब्रांड्स में से एक बनी। फिर ईयर 2015 में बुगाटी ने और भी पावरफुल हाइपर कार्स लॉन्च करके पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया।